हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। शब्द तथा पद अंतर। मैक मीटिंग में मैंने आप सबको जो नया प्रश्न पत्र के स्वरूप में बदलाव आया है वो लिखवा दिया है, जिसमें से हमारे जो ग्रामर के चैप्टर निकल गए हैं उसकी जगह पर जो नए चैप्टर आए हैं, जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ शब्द तथा पद अंतर। ये हमारा नया चैप्टर है जो आपकी रेफरेंस में नहीं है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने व्याकरण की जो अपने व्याकरण विभाग बनाया है वो नोटबुक में आपको लिखना है। बराबर। तो हम आज शुरू करते हैं शब्द तथा पद अंतर। तो इस अध्याय जो है उसके अंदर हम शब्द और पद उसके बारे में अध्ययन करेंगे और शब्द और पद का जो अंतर है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले शब्द, उसकी संकल्पना क्या है, व्याख्या क्या है, और पद उसकी संकल्पना क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। शब्द से वैसे तो हम सामान्य रूप से भली भांति परिचित है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो व्याकरणिक रूप से हो रही है। तो आपको शब्द किस रूप में प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, उसके अर्थ से किस तरह की वाक्य रचना बनती है, वो सारी बातें हम हमारा ये शब्द और पद अंतर चैप्टर में सीखेंगे। तो सामान्यतः जो लोग हैं जो अपनी अपनी भाषाओं के अनगिनत शब्दों से परिचित होते, कई तरह के शब्द हैं, कई भाषा के शब्द हैं, प्रदेश प्रदेश पर बोली बोली में शब्दों में अंतर, बदलाव, अर्थ में परिवर्तन आता रहता है। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं जो रूढ़ हुए हैं, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आटा, घर, कुर्सी, मेज, दफ्तर आदि सब हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में 6, 7, 8 सभी में आप पढ़ चुके हैं कि शब्दों की जो रचना है ध्वनियों के मेल से होती है। उसके लिए मैं आपको याद करवा दूं कि आपने वो जो एक प्रश्न आता है आपका वर्ण विच्छेद वाला, जिसमें स्वर और व्यंजनों की ध्वनियों को अलग अलग किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, बस उसी से शब्द की रचना बनती है, उसी को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया है गाड़ी, तो गाड़ी शब्द में पहले ग स्वर नहीं है, गा में आ तो गा, ड और बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व ई है तो उससे बना है मेल गाड़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि शब्दों की जो रचना है वो विभिन्न ध्वनियों के मेल से ही होती है। अब याद हमें क्या रखना है कि प्रत्येक मेल कॉम्बिनेशन से शब्द नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है उसके बारे में भी हम देखते हैं कि यदि हम इन्हीं ध्वनियों का क्रम, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है गा, आ, ड, ग और ई, आडगी, क्या हुआ, आ प्लस ड प्लस ग प्लस ई, बड़ी ई, तो आडगी कर दे तो इससे बनी जो रचना है आडगी, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द के लिए ये बात भी जरूरी है
कि जो भी शब्द का हम मेल बनाएं उसमें से कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द का कोई मतलब नहीं है। आई बात इतनी समझ में आपकी कि शब्द कैसा होना चाहिए? अर्थगर्भित होना चाहिए, उसमें से कोई ना कोई अर्थ निकलता रहना चाहिए। बिना अर्थ का शब्द शब्द नहीं कहा जाता। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द नहीं बनते हैं। समझ गए ना? जैसे हमने अभी ये लिया ना आडगी वाला, कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसके अलावा भाषा में शब्द असीमित होते हैं, कई तरह के शब्द हैं। सभी शब्द एक जैसे भी नहीं होते हैं। अलग अलग प्रकार्य यानी कि कार्य में प्रयोग होने वाले, प्रकार्य मतलब कार्य में प्रयोग होने वाले अलग अलग प्रकार्य करने के कारण हमें अलग अलग तरह के शब्द मिलते हैं। अब शब्द की जो संकल्पना है उसको समझने के लिए शब्द की विशेषताओं को जानना आवश्यक है। जब तक हम शब्द की विशेषता को नहीं जानेंगे तब तक हमें शब्द के बारे में, उसकी संकल्पना के बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में अच्छी तरह से हम भली भांति जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो शब्द की विशेषता क्या है? पहला नंबर पे है कि विभिन्न ध्वनियों के मेल या संयोग से शब्द बनता है। शब्द कैसे बनता है उसकी बात की है। विभिन्न ध्वनियाँ के मेल या तो उसके संयोग से शब्द बनता है। जैसे हमने लिया था उदाहरण में गाड़ी, यहाँ पर भी ऐसे है शब्द, वो हम लेंगे। तो यह शब्द की पहली शर्त है कि शब्द विभिन्न ध्वनियों, स्वर तथा व्यंजन के मेल से बनते हैं। स्वर अकेला भी नहीं चलता है, व्यंजन अकेला भी नहीं चलता है, दोनों के मेल से। यहाँ शब्द है मेल या संयोग, मैंने बताया है। तो दोनों के मेल से जो बनता है, रूपांतर जो होता है, उसको बोलते हैं शब्द। ये स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ विभिन्न अनुक्रमों, कॉम्बिनेशन में आकर शब्द की रचना करती है। जैसे यहाँ पर है स, फ, ल, ये व्यंजन है तथा अस्वर के मेल से अलग अलग अनुक्रमों में निम्नलिखित शब्द बनते हैं। ये तीनों स, फ, ल और स्वर कौन सा है? अ। अब देखते हैं कैसा कैसा उसका मेल होता है। जैसे यहाँ पर है पहला अनुक्रम एक में कि स प्लस अ प्लस फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो शब्द बना है सफल। हमको पता है कि सफल का मतलब क्या होता है, उसमें से अर्थ निकलता है कामयाब होना, सफल होना, बराबर। दूसरा जो है फ, अ, स, अ प्लस ल प्लस अ, तो उस कॉम्बिनेशन से बना फसल। फसल यानी पाक, धान, धान्य, उसको बोलते हैं फसल। इसमें से भी हमें अर्थ मिलता है। तीसरे नंबर पर है फ, अ, ल, अ प्लस स प्लस अ, तो हुआ फ, ल, स। अब फलस का कोई मीनिंग नहीं है, उससे कोई अर्थ निकलता नहीं है, इसीलिए उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे सफल को कहा है, फसल को कहा है। और अनुक्रम में आगे जाते हैं तो ल प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस फ प्लस अ, तो हुआ ल, स, फ। ये शब्द भी ऐसा है जिसमें से कोई भी अर्थ परिवर्तित होता नहीं है, स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पहले जो दो अनुक्रम है उसमें से सफल और फसल शब्द बना, जो हिंदी के शब्द है, क्योंकि इनके अपने अपने निश्चित अर्थ है। अभी मैंने अर्थ बताया कि सफल का मतलब कामयाब होना, फसल मतलब धान्य, अनाज, उसको बोलते हैं। आगे अनुक्रम में जो बना शब्द दो दूसरे फलस और लसप, ये हिंदी के शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो शब्द है इनका एक प्रकट अर्थ हुआ है, इसमें कोई भी अर्थ प्रकट होता नहीं है।
इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम शब्द नहीं कहते हैं। इस आधार पर हम शब्द की दूसरी विशेषता को समझते हैं। अब शब्द की दूसरी विशेषता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि शब्द भाषा की सार्थक या अर्थवान इकाई है। सार्थक, अर्थगर्भित, अर्थ से स्पष्ट, ऐसे इकाई को ही हम शब्द कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि ध्वनियों का ऐसा मेल या ऐसा क्रम, अनुक्रम जिसका भाषा में कोई अर्थ न हो वह शब्द नहीं है। हमने दो शब्द देखे, फलस और लसव, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे हिंदी के शब्द नहीं कहा जाता है। अब तीसरे नंबर पर है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्व और तंत्र, तंत्र यानी व्यवस्था, स्व यानी अपने आप, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र रूप से अपने आप करते हैं वो। तो यह शब्द की सबसे प्रमुख विशेषता है। और आप जानते हैं कि शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वाक्यों के नियमों में बंध जाते हैं। क्या होता है, जब वाक्य में उसका प्रयोग होता है तो वाक्य में वो ग्रामर के नियमों से बंध जाते हैं, क्योंकि वाक्य स्वतंत्र नहीं होता है, शब्द स्वतंत्र होता है। लेकिन शब्द जब वाक्य में परिवर्तित होता है तो उसको व्याकरण के नियम लागू होते हैं और वो नियमों में बंध जाता है। हर भाषा के वाक्य के नियम अलग अलग होते हैं और ये नियम ही वाक्य में आने वाले शब्दों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए लड़का अंग्रेजी में बोला जाएगा बॉय, दूध मिल्क तथा पीना टू ड्रिंक, ये क्रियापद है पीना, बराबर। तो हिंदी और अंग्रेजी के समानार्थी शब्द है, पर जब ये वाक्य में उपयोग में आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो दोनों भाषाओं के अलग अलग नियमों के अनुसार ही वाक्य में प्रयोग होता है। अंग्रेजी का अंग्रेजी वाक्य रचना के आधार पर, हिंदी का हिंदी की वाक्य रचना के आधार पर प्रयोग होता है। उसमें उसके ग्रामर के नियम लगते हैं और उसमें वो बंधता है। हिंदी में है लड़का दूध पीता है, लड़का दूध पीता है। अंग्रेजी में वही सेंटेंस है, अ बॉय ड्रिंक्स मिल्क। क्या है, बॉय ड्रिंक्स मिल्क। यानी कि हिंदी भाषा के नियम अनुसार पीना जो क्रियापद है, पीने की क्रिया वाक्य के अंत में आती है, दूध पीता है, बराबर ना। तो अंग्रेजी वाक्य के बीच में, परंतु शब्द की सत्ता तो वाक्य से बाहर होती है। यहाँ पे ड्रिंक्स बीच में आ गया, यानी कि बॉय के बाद तुरंत आ गया है। क्यों कि वाक्य में जो प्रयोग होने वाले शब्द है वो शब्द नहीं कहलाता है। शब्द तो वाक्य के नियमों से मुक्त अथवा तो स्वतंत्र होता है। समझ गए बात में? शब्द अब ये शब्द नहीं रहे हैं, अब दूध वाक्य में परिवर्तित हो गया है, बराबर है। मिल्क वाक्य में परिवर्तित हो गया है, पीना वाक्य में परिवर्तित हो गया है, ड्रिंक्स वाक्य में परिवर्तित हो गया है। तो अब वो स्वतंत्र इकाई नहीं है, लेकिन व्याकरण के नियमों से ग्रथित इकाई बन गई है। कहने का मतलब ये है। तो अभी तक वो स्वतंत्र था, लेकिन अब ये शब्द तो वाक्य के नियमों से मुक्त या स्वतंत्र होता है। कब तक? जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक। उसका इस्तेमाल आप कोश में भी कर सकते हैं, शब्दकोश में भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वतंत्र इकाई है। क्या? शब्द। समझ गए? तो किसी इकाई के स्वतंत्र होने के दो अर्थ हैं। पहला, जो किसी दूसरे के तंत्र में बंधा हुआ नहीं है,
रचा हुआ नहीं है, उसको स्वतंत्र इकाई कहते हैं। दूसरा, जो केवल अपने स्व, अपना मतलब स्व तंत्र में बंधा हुआ है। तंत्र यानी व्यवस्था। जैसे व्यवस्था कौन सी हुई? गाड़ी वाली हमने बताया कि ग प्लस आ प्लस ड प्लस बड़ी ई, तो ये उसकी एक व्यवस्था हुई, उसका एक तंत्र हुआ, शब्द का बंधारण हुआ, तो उसमें वो बंधा हुआ है। अब शब्द जो है वो स्वतंत्र है। उसका तात्पर्य क्या है? तो यही है कि शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होने के कारण भाषा की स्वतंत्र इकाई है। अभी तक वो वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, व्याकरण के नियमों से मुक्त है, इसीलिए वो स्वतंत्र है। दूसरी बात, शब्द अपने तंत्र अर्थात अपनी नियम व्यवस्था में बंधा हुआ है। शब्द की बात है, मैंने अभी बताया गाड़ी वाला ग प्लस अ प्लस आ प्लस ड प्लस बड़ी ई, तो वो अपने नियम में बंधा है। कौन सी? शब्द की तंत्र व्यवस्था में बंधा है। हर भाषा में शब्द रचना की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के साथ मिलकर शब्द बनाएगी तथा किसके साथ मिलकर नहीं बनाएगी। कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के साथ मिलकर शब्द बनाएगी और किसके साथ मिलकर नहीं बनाएगी। कौन सी ध्वनि शब्द के आरंभ में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। कौन सी ध्वनि शब्द के आरंभ में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। यह सब कुछ शब्द का स्व या अपना तंत्र है। समझ गए? अभी मैंने जो दो वाक्य लिए, अंग्रेजी और हिंदी वाला, लड़का दूध पीता है, बॉय ड्रिंक्स मिल्क, दोनों में आपने देखा कि पीना शब्द कहाँ पे आया है, ड्रिंक्स कहाँ पे आया है, बराबर। जिसके हर शब्द बंधे होने के कारण स्वतंत्र है। उदाहरण लिए तो हिंदी के शब्दों की नियम व्यवस्था ये कहती है कि ड ढ अण। फिर से देखो, हिंदी के शब्दों की नियम व्यवस्था ये कहती है कि ड ढ अण विसर्ग, अनुस्वार आदि व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते। ये खास ध्यान में रखना है। कौन सा? ड, ढ और अण, ये तीन स्वर, पंचम वर्ण भी उसको बोला जाता है। विसर्ग, अनुस्वार आदि व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते हैं। यह नियम व्यवस्था या यह तंत्र शब्द का अपना है। यानी कि दोनों ही प्रकार से वाक्य से बाहर होने तथा अपने तंत्र में बंधे रहने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। आई बात समझ में कि जब तक शब्द अपनी रचना में रहता है, अपने तंत्र में रहता है, अपनी व्यवस्था में रहता है, तब तक वो एक स्वतंत्र इकाई है। जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होता है, तुरंत उसके पर ग्रामर के नियम लागू होते हैं, ग्रामर के नियम से वो बंध जाता है और उसका एक अलग अर्थ वाक्य के आधार पर प्रकट होता है। अब दूसरी जो बात है, पद। पद किसको कहते हैं? अभी तक हमने शब्द के बारे में देखा, अब देखते हैं पद के बारे में। तो ये आप जानते हैं कि शब्दों का जो प्रयोग है वो वाक्यों में, और वाक्यों का प्रयोग हम वार्तालाप में करते हैं। छोटे छोटे शब्द जब बनते हैं, ग्रथित होते हैं, व्याकरण के नियम में आते हैं, तो उसमें से वाक्य बनता है। और ऐसे कई सारे वाक्य मिलकर वार्ता, डायलॉग बनता है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसके निम्नानुसार कार्य होते हैं। पहला क्या है? शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अभी मैंने बताया क्यों समाप्त हो जाती है।
क्योंकि वाक्य के नियम लागू होते हैं और यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है। आया ना? तो हर भाषा के वाक्य के नियम वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को नियंत्रित करते हैं। क्या है? हर भाषा के वाक्य के नियम, जैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी के अनुसार, फारसी का फारसी के अनुसार, हिंदी का हिंदी के अनुसार, जैसे उसकी व्याकरणिक रचना है उसी तरह से वो शब्द अपना अर्थ प्रकट करता है, उसको नियंत्रित करते हैं वाक्य में शब्दों को। दूसरा जो है कि शब्द के रूप में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। क्या होता है? शब्द के रूप में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शब्द अपने मूल जो रूप है उसके वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, उसमें कोई ना कोई रूप परिवर्तित करने वाला प्रत्यय अवश्य लगता है। बिना प्रत्यय का शब्द नहीं होता। कहाँ पर? वाक्य में परिवर्तित होता है तब, वो याद रखना है। आप जानते हैं कि संस्कृत के वाक्य में प्रयोग किए जाने से पहले हर शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता था। संस्कृत भाषा की बात है, जिससे उसका रूप बदल जाता था। इसीलिए संस्कृत सीखते समय ये कहा जाता है कि हर शब्द के रूप याद कर लो। शब्द को याद करना हो, वाक्य को अच्छी भली भांति समझना हो तो उसके रूप करने पड़ते, जैसे रामः रामौ रामाः, बालः बालौ बालाः, उस तरह के रूप आते थे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और पूरा जब रूप आपको याद हो जाता था तो वाक्य का अर्थ आपको समझ में आ जाता था। यहाँ पर भी लिया है एक रूप बालः, उसका यानी कि बालक का। कुछ संस्कृत सीखते समय ये कहा जाता है कि हर शब्द के रूप याद कर लो। उदाहरण के लिए संस्कृत में बालक शब्द का प्रयोग वाक्य में यथावत रूप में कभी नहीं हो सकता है। हाँ, बालक शब्द से बने विभिन्न रूपों जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकेन, बालकस्य, बालकानां आदि में से किसी एक रूप का प्रयोग अवश्य होगा, यानी कि व्याकरण के नियम के अनुसार होगा। बराबर? तो उसी तरह से हम व्याकरण के नियम के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले हर शब्द में कोई ना कोई रूप परिवर्तित करने वाला प्रत्यय अवश्य लगता है। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भेज दिए हैं। अब प्रत्यय कहाँ पे लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपकी समझ में ये आ जाएगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो हिंदी में लड़का शब्द से बने लड़के, लड़कों, लड़कों आदि शब्द रूपों का प्रयोग वाक्य में होता ही है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं कि लड़के ने आम खाया, लड़के ने आम खाया, लड़कों ने काम नहीं किया, लड़कों ने काम नहीं किया, लड़कों मेरी बात सुनो। तो संस्कृत प्रत्यय प्रधान भाषा है। हम पढ़ गए ना कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो संस्कृत प्रत्यय प्रधान भाषा है। इसीलिए हर शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय अनिवार्य रूप से लगता है, इसीलिए कठिन भी है। संस्कृत से अन्य भाषाओं का विकास सरलता की ओर हुआ। हिंदी का विकास भी संस्कृत में हुआ। तो हिंदी की स्थिति ये है कि हिंदी में हमें कहीं कहीं प्रत्यय दिखाई देते हैं तो कहीं पर नहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हिंदी में इस तरह के प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे लड़का घर गया, लड़का घर गया, लड़का काम कर रहा है, लड़का काम कर रहा है। तो इन वाक्यों में आए लड़का शब्द में से कोई प्रत्यय दिखाई देता नहीं है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है
कि ऐसी सारी स्थितियों के लिए जहाँ वाक्य में प्रयुक्त शब्द में प्रत्यय दिखाई नहीं देता है, आधुनिक भाषा विज्ञान ने एक शून्य प्रत्यय की व्यवस्था दी है। शून्य प्रत्यय किसे कहते हैं वो देख लो, कि जहाँ पर प्रयुक्त शब्द में कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देता है, उस आधुनिक भाषा विज्ञान में उस प्रत्यय को शून्य प्रत्यय की व्यवस्था दी है। अर्थात ये मान लिया गया है कि वाक्य के जिस शब्द में यदि प्रत्यय दिखाई नहीं दे तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य प्रत्यय। क्या बोलते हैं? शून्य प्रत्यय। आगे जाते हैं तो शून्य प्रत्यय की कोई निषेधात्मक सत्ता नहीं है, नकारात्मक सत्ता नहीं है उसकी कोई। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक। केवल रूप के स्तर पर ही शून्य है। प्रकार्य यानी कि फंक्शन के स्तर पर यह भी वही कार्य कर रहा है जो लड़का शब्द में लगे ए, ओ आदि प्रत्यय कर रहे हैं। बराबर। तो इसी तरह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द जब भी वाक्य में प्रयोग होगा उसमें रूप बदलने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। फिर से एक बात देख लो, शब्द जब भी वाक्य में प्रयोग होगा उसमें रूप बदलने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा, भले ही वह शून्य प्रत्यय ही क्यों न हो। प्रत्यय लगेगा, चाहे वो प्रत्यय के रूप में हो या शून्य प्रत्यय के रूप में हो, लेकिन प्रत्यय लगता ही है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह के प्रत्यय को रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप साधक, रूप को साधने वाला। रूप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। आगे देख गए हम बालक वाला, कि बालह, बालौ, बालाहा जो शब्द है वो संस्कृत में आता है, लेकिन ऐसे ही जो रूप होते हैं उसको रूप साधक प्रत्यय कहा जाता है। संस्कृत में बाल है तो हिंदी में लड़का है। उसी तरह से तीसरा नियम है कि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई न कोई प्रकार्य फंक्शन अवश्य करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको बता दूं, कि जो भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है कोई न कोई प्रकार्य यानी कि कार्य अवश्य करता है। कोई कर्ता के रूप में करता है, कोई कर्म के रूप में करता है, कोई पूरक के रूप में करता है, कोई विशेषण के रूप में करता है, कोई क्रिया विशेषण के रूप में करता है, तो कोई सर्वनाम के रूप में करता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकार्य तो वो करता ही है। अब उदाहरण लेते हैं रमेश और सुरेश का। ये दोनों संज्ञा है, रमेश और सुरेश। तो निम्नलिखित जो वाक्य है उसमें हम उसका प्रकार्य देखते हैं कि रमेश ने सुरेश को किताब दी। अब क्वेश्चन पूछते हैं हम कि रमेश ने किसको किताब दी, तो आएगा सुरेश को। रमेश ने सुरेश को क्या दिया, तो किताब दी। दूसरा वाक्य देखो, सुरेश ने रमेश को किताब दी, उल्टा कर दिया है। सुरेश ने किसको किताब दी, तो सुरेश ने रमेश को किताब दी। सुरेश ने रमेश को क्या दिया, तो सुरेश ने रमेश को किताब दी। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य में रमेश कर्ता का कार्य कर रहा है और सुरेश कर्म का। कर्म कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है। पहले वाक्य में किसको किताब दी, सुरेश को दी, तो सुरेश क्या हुआ, कर्म हुआ। जबकि दूसरे वाक्य में सुरेश कर्ता का कार्य कर रहा है, क्योंकि सुरेश ने रमेश को किताब दी तो सुरेश कर्ता हुआ और रमेश कर्म हुआ। और किताब दी मतलब क्रियापद के रूप में है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि नाम और पद का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है। शब्द जो कार्य करता है उसके आधार पर उसकी पहचान होती है उस वाक्य की, क्योंकि प्रकार्य के आधार पर ही उसका पद निश्चित होता है, काम के आधार पर।
एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मेरा, तेरा, अपना, उसका। तो मेरा, तेरा, अपना, उसका, ये सब नाम के बदले आए हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो निम्नलिखित वाक्यों में ये जो विशेषण का प्रकार्य कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के अंतर्गत आया हुआ विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि पहला सेंटेंस देख लिए, मेरा घर बहुत पुराना है। घर तो है लेकिन कैसा है? बहुत पुराना। विशेषण। कौन बोल रहा है? निश्चित नहीं है। मेरा सर्वनाम है, बराबर। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। कौन बोल रहा है? पता नहीं है, लेकिन नाम के आधार पर तुम शब्द आया है तो सर्वनाम हुआ है। किसको कह रहा है वो भी पता नहीं है, अपना काम करो। तो ये जो दोनों हैं सार्वनामिक विशेषण है। चौथे नंबर पर देखते हैं कि जब कोई पढ़ाने का काम करता है उसे अध्यापक का पद मिलता है। शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, प्राध्यापक कहते हैं। जो कोई इलाज करता है तो उसे डॉक्टर का पद मिलता है। यदि कोई खाना पकाने का, बनाने का काम करता है तो उसे रसोइया का पद मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पद का निर्धारण कार्य के द्वारा होता है, प्रकार्य से होता है। मीरा, मोहन, ये दो व्यक्तियों के नाम हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, लेकिन जब ये दोनों अध्यापन का कार्य करते हैं तो वे अध्यापक पद में आ जाते हैं। उसको अध्यापक यानी कि पद कहते हैं। ठीक उसी तरह शब्द जब वाक्य में आकर कोई न कोई प्रकार्य करने लगता है तब वह शब्द नहीं रह जाता है, पद बन जाता है। क्यों? वाक्य के अंदर जो नियम है वो नियम के अधीन शब्द बन गया है, बंध गया है, इसीलिए वो पद बन जाता है। जिसका जो प्रकार्य होता है वही उसका पद होता है। कहने का मतलब ये है, डॉक्टर का डॉक्टर के पद पर, रसोइया का रसोइया का पद है क्योंकि वो खाना बनाता है। उसी के आधार पर अध्यापक प्राध्यापक पढ़ाता है तो उसके कार्य पर वो उसका पद बनता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि शब्द ध्वनियों के मेल से बनने वाली भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है। शब्द ध्वनियों के मेल से बनने वाली, ध्वनियों यानी स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाली भाषा की अर्थवान, जिसमें से अर्थ निकलता है, ऐसी एक स्वतंत्र इकाई है। दूसरा, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द नहीं कहलाते, पद कहलाते हैं। तो इसी तरह वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कहने का मतलब ये है, जिस शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द नहीं लेकिन पद कहलाते हैं, क्योंकि इस तरह वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। आगे देखो, पद बनने से पहले शब्द में कोई न कोई रूप साधक प्रत्यय, शून्य प्रत्यय, फिर से याद दिलाता हूँ आपको, रूप साधक मतलब शून्य प्रत्यय या रूप परिवर्तन करने वाला प्रत्यय अवश्य लगता है, भले ही वह शून्य प्रत्यय ही क्यों न हो। बिना प्रत्यय के पद बनता नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद प्रत्येक शब्द कोई न कोई प्रकार्य यानी कि कार्य अवश्य करता है, यानी कि प्रकार्य के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि वह कौन सा पद है। जैसा कार्य उसी के आधार पर उसको पद दिया जाता है, यानी कि पद को शब्द रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
शब्द का रूप भी कहते हैं। अब देखते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में देखते हैं। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। कब तक? जब तक वो वाक्य में नहीं होता है तब तक, वो याद रखना है आपको। दूसरा देखो, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब तक शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक स्वतंत्र है, तब तक वो व्याकरण के नियमों से मुक्त है। तीसरा देखो, स्वतंत्र होने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में किया जा सकता है, डिक्शनरी में किया जा सकता है। जब वो स्वतंत्र नहीं होता है तो उसका प्रयोग डिक्शनरी में होता नहीं है। आगे देखो, शब्द के स्तर पर रूप साधक प्रत्यय लगने का कोई प्रश्न नहीं है। कब नहीं है? अगर वाक्य में लगता है तो है, लेकिन सिर्फ शब्द में है तो नहीं है। हाँ, शब्द से जब नया शब्द बनाना होता है तब उसमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। समझ गए क्या है? जब नया शब्द बनाना होता है तब उसमें जो प्रत्यय जोड़ा जाता है वो नया शब्द बनाने वाला प्रत्यय होता है। जैसे लड़का प्लस पन, तो भाववाचक संज्ञा बन गई लड़कपन। लड़कपन इन नए शब्द का प्रयोग जब भी वाक्य में करना होता है रूप साधक प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? शब्द की जो सत्ता है वो वाक्य से बाहर होती है, यानी कि प्रकार्य करने का कोई कारण नहीं होता, उसको कोई पद नहीं दिया जाता है। कब क्यों दिया नहीं जाता है? क्योंकि उसका कोई कार्य उस समय नहीं हुआ होता है, इसलिए। आगे देखो, शब्द का वर्ग उसके गुणों के आधार पर तय किया जाता है। शब्द कौन से वर्ग में आता है उसके कार्य, उसके गुण, उसकी विशेषता के आधार पर निश्चित किया जाता है। आगे देखते हैं, शब्द को शब्द रूप नहीं कह सकते। शब्द को शब्द रूप नहीं कह सकते क्योंकि उसमें रूप परिवर्तन करने वाले प्रत्यय नहीं लगे होते हैं। वो ध्यान में रखना है आपको। जब तक उसको अंदर परिवर्तन करने वाला प्रत्यय नहीं होता है तब तक शब्द को रूप नहीं कहा जाता। वैसे हम देखते हैं पद के बारे में, तो आगे देखते हैं पद। तो पद में वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। क्या है? वाक्य में जो प्रयोग होने वाले हैं शब्द उसको पद बोला जाता है। पद भाषा की बद्ध इकाई है, व्याकरण से बंधी हुई है। वाक्य के अंतर्गत होने के कारण शब्द भाषा के नियमों से बंधा होता है। अभी मैंने वो आपको बता दिया है कैसे बंधा होता है वो। तीसरा देखो, वाक्य के नियमों में बंधे रहने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं हो सकता है। वाक्य में सिर्फ शब्द ही आ सकते हैं शब्दकोश में, वाक्य नहीं आता है। तो इसीलिए शब्दकोश में सिर्फ और सिर्फ शब्द का ही प्रयोग होता है। पद बनने से पहले शब्द में रूप बदलने वाले रूप साधक प्रत्यय जुड़ जाते हैं, यानी एक ही शब्द के अनेक शब्द रूप या पद मिलते हैं। जैसे जैसे कार्य के आधार पर उसको जोड़ा जाता है, प्रकार्य के आधार पर जोड़ा जाता है, वैसे वैसे उसका पद शब्द रूप मिलता जाता है।
बराबर, ये बात तय हो गई। वाक्य में प्रयुक्त पद वाक्य में आकर कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है, ये वो आपको ध्यान में रखना है। बिना कार्य के, बिना प्रकार्य के पद प्रयुक्त होता नहीं है। पदों के वर्ग उनके प्रकार्य के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। पदों के वर्ग उनके प्रकार्य के कार्य के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कोई क्रिया शब्द यदि संज्ञा का प्रकार्य कर रहा है तो उस संदर्भ में वह प्रकार्य के आधार पर संज्ञा पद बन जाता है। क्रिया के आधार पर करता है तो क्रियापद बन जाता है। सर्वनाम के आधार पर, नाम के आधार पर करता है तो सर्वनाम बन जाता है। विशेष्य के आधार पर करता है तो विशेषण बन जाता है। जैसे टहलना मूल क्रिया है, तो निम्नलिखित वाक्य में यही संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण वो संज्ञा पद बन गया है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना यानी घूमना फिरना, समझ गए? तो टहलना क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आगे देखो, पद को शब्द रूप भी कहते हैं। पद को शब्द रूप भी कहते हैं क्योंकि उसमें रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं। अभी हम पहले भी देख गए कि प्रत्यय तो होता ही है, चाहे वो शून्य प्रत्यय हो या रूप प्रत्यय हो, बराबर। तो शब्द और पद में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब कुछ ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध, जैसे गाड़ी, घर, बराबर, महल, स्वतंत्र, ये सारे शब्द हैं। अगर उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्रमबद्ध रूप में आएंगे और उनका एक स्पष्ट अर्थ निकलेगा, सार्थक मेल। शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है। जिसमें अर्थ नहीं होता है वो शब्द नहीं, वो ध्यान में रखना आपको। अर्थवान मतलब ये है, वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और यह अपनी नियम व्यवस्था में बंधा होता है। स्वतंत्र, स्व यानी अपने आप, तंत्र यानी व्यवस्था, तो वो स्वतंत्र है। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, व्याकरण के नियम में बंध जाता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वही शब्द पद बन जाता है। शब्द अपने यथावत रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। उनमें कोई न कोई रूप साधक या रूप परिवर्तित करने वाला प्रत्यय अवश्य होना चाहिए, लगता है। समझ गए? वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द में प्रत्यय दिखाई नहीं देता है वहाँ शून्य प्रत्यय माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य प्रत्यय। कहने का मतलब ये है, प्रत्यय भले दिखाई ना दे लेकिन शून्य प्रत्यय तो अवश्य होता ही है। बिना प्रत्यय के शब्द पद में नहीं जाता है। चूंकि पद में रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं इसीलिए ये शब्द रूप भी कहलाते हैं। क्या होता है? पद में रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं इसीलिए ये शब्द रूप भी कहलाते हैं। तो मित्रों, आज हम ये पद और शब्द उसके बारे में हमने देखा, समझा। आप बार बार उसका रटन करोगे, बार बार इसके नियमों को समझने का प्रयत्न करोगे तो आपके दिमाग के अंदर ये बात अवश्य क्लियर हो जाएगी कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। इस
वीडियो को आपको बार बार देखना है। देखने के बाद आपको उस पर मनन करना है, तो आपकी समझ में ये आ जाएगा। अगले वीडियो में हम कुछ आपको अभ्यास कार्य देंगे, ताकि इसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर भी कैसे पूछे जाते हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे।